नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और सही आज क्या है? सही आज ये है कि आदमपुर हलके की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग समाप्ति के बाद क्या आंकलन है, इस आंकलन के साथ मेरे साथ जुड़े हैं भाई जोशीला जी। जोशीला जी का नाम सब जानते हैं और इनका मैं बता दूं आपको कि इतने अच्छे विश्लेषक हैं ये, हमारे हरियाणा की राजनीतिक पैठ को इतनी मजबूती समझते हैं। और आज का जो इनकी दिनचर्या है, वो इनकी दिनचर्या शुरू हुई थी उधर हिसार के नीचे जो आदमपुर के गांव लगते हैं, वहाँ से शुरू होके एक एक गांव को कवर करके, बूथ वाइज कवर करके अब ये शाम को बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं। और हम भी चाहते हैं कि इनसे इनको निचोड़ लें, और वो निचोड़ क्या है हम इनसे जानते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। सबसे पहले आपको और आपके जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रद्युमन जोशीला की तरफ से नमस्कार, राम राम। एक बात बताइए भाई साहब कि आदमपुर का चुनाव अपने आप में पूरे हरियाणा की राजनीति कहें या पूरे भारतवर्ष की राजनीति कहें तो एक खास पहचान रखता है। खास पहचान का कारण ये है कि एक तो ये एक घराना यहाँ बड़ा लंबे समय तक यहाँ रहा है, और दूसरा यहाँ बाई इलेक्शन भी बार बार हुए हैं, इस सबसे ज़्यादा। तो इसको आप इस हल्के को कैसे लेते हैं? देखो, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का बिल्कुल अंतिम छोर पर है, जहाँ लगभग जो आदमपुर का एरिया है वो राजस्थान से टच में है। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ 1967 में पहले चुनाव को छोड़ करके, जब हरी सिंह डाबड़ा, जो मेरा गांव कंवारी पड़ता उसी तुसाम रोड पे उसका गांव है, वो पहली बार यहाँ से विधायक बने थे। उसके बाद से लेके और आज तक जितने भी विधायक बने हैं वो या चौधरी भजनलाल बने या उनकी पत्नी श्रीमती चश्मा देवी बनी, उसके बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई बने, और अब उनके पोते चौधरी भजनलाल के भव्य बिश्नोई यहाँ से मैदान में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की हम अगर बात करें राजनीतिक रूप से और भौगोलिक रूप से, ये लगभग टोटली ग्रामीण बाहुल्य एरिया है। एक सिर्फ आदमपुर मंडी को छोड़ दें, और वो भी लगभग ग्रामीण सा, को बहुत बड़ा शहर नहीं है। और लगभग यहाँ सारी जातियाँ जितनी भी हैं वो खेती पर ही आधारित हैं। कोई बहुत बड़ा यहाँ लंबा चौड़ा कोई बिजनेस या व्यापारी टाइप का तबका यहाँ इस एरिया में नहीं रहता। दूसरी बात, ये प्रदेश का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसने प्रदेश को कई बार जो है मुख्यमंत्री देने का काम किया। यहाँ से चौधरी भजनलाल प्रदेश के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार में मंत्री रहे, और एक ऐसा समय भी था जब उन्होंने देश की सरकार को भी चलाने का काम किया। यहाँ से चौधरी भजनलाल बिश्नोई समाज से होते हुए करनाल और फरीदाबाद, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, हरियाणा के एक अंतिम छोर पर एक तरफ फरीदाबाद है, दूसरी तरफ करनाल जीटी बेल्ट पे है, वहाँ से भी वो जो है लोकसभा के सांसद चुने गए थे। यहीं क्या प्रतिनिधित्व करते हुए भजनलाल जी के बेटे चंद्रमोहन, प्रदेश की सबसे आखिरी जो कोना है चंडीगढ़ से लगता हुआ कालका, वहाँ से वो कई बार विधायक रहे। कुलदीप बिश्नोई भिवानी से लोकसभा के सांसद रहे। तो निश्चित रूप से ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो एरिया है आदमपुर का, ये टोटली राजनीतिक रूप से प्रदेश का एक केंद्र बिंदु रहा है। और एक तो वो समय था जब प्रदेश नहीं बल्कि कई प्रदेशों की सरकार और केंद्र तक में आदमपुर के चौधरी भजनलाल का कह लीजिए, क्योंकि वो आदमपुर के हैं, उनका यहाँ से एक बहुत लंबा चौड़ा होल्ड रहा है। उसे एक दौर ऐसा था चौधरी भजनलाल प्रदेश की सरकार नहीं केंद्र की सरकार भी तय करते थे, इतना दबदबा था इस परिवार का। अब धीरे धीरे क्या परिवार का तिलिस्म टूट रहा है? देखो, निश्चित रूप से चौधरी भजनलाल एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जो ही कुलदीप बिश्नोई राजनीति में एंट्री करते हैं, सबसे पहले उनकी राजनीतिक रूप से एंट्री 1998 में होती है, जब यहाँ से वो बाई इलेक्शन लड़ते हैं। 1998 के बाद धीरे धीरे राजनीतिक रूप से कुलदीप बिश्नोई सक्रिय हो जाते हैं, और चौधरी भजनलाल उम्र का भी एक तकाजा था उनका। 2004 का जब कुलदीप बिश्नोई ने भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, ये जो आदमपुर का एरिया था ये भिवानी में शामिल था उस समय, और भिवानी में शामिल होते हुए जब ये भिवानी में शामिल था तो कुलदीप बिश्नोई ने उस समय प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला को और चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में हराया था, और ऐसा लग रहा था कि वो प्रदेश के बहुत बड़े नेता उस समय बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद
2004 के बाद जब 2005 का विधानसभा चुनाव हुआ और ऐसी हालात बनी प्रदेश में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस आलाकमान और विधायकों ने जो है उसको विधायक दल का नेता चुन लिया और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उस दिन से कुलदीप बिश्नोई के जितने राजनीतिक फैसले थे वो गलत साबित हुए। टोटली वो राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी फैसला लिया 2005 से और 2007 तक लगातार उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस का विरोध किया। उसके बाद 2 दिसंबर 2007 को उन्होंने जो है चौधरी भजनलाल के नाम से हरियाणा जनहित कांग्रेस BL नाम से एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का 2-3 साल उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष कराया, रोडों पर रहे, मुकदमे झेले, लाठीचार्ज हुआ और भी बहुत चीज़ें रही। लेकिन जब उनके 6 MLA आए विधानसभा में और कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के 40 विधायक थे, उस समय भी उनका राजनीतिक फैसला गलत साबित हुआ। वो सोनिया गांधी और आलाकमान से ना मिलने की बजाय अपने घमंड में चूर रहे और जिससे उनके जो 5 MLA थे वो भाग गए, वो 5 कांग्रेस ज्वाइन कर गए। उसके बाद फिर वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए। 2009 के बाद का अगर हम दौर की बात करें, उन्होंने हजका को फिर से जिंदा करने की कोशिश करी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने समझौता कर लिया। बीजेपी से समझौता करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के एक चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया कि भाई हम इनको मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर रहे हैं। लेकिन जब मोदी की लहर चली, नरेंद्र मोदी की, और उस लहर और आंधी में सब बड़े बड़े दरख्त ढह गए राजनीतिक रूप से और कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव हार गए। यहाँ से जो अब प्रदेश के डिप्टी CM है फिलहाल दुष्यंत चौटाला, वो MP बन गए। वहाँ भी उनका राजनीतिक फैसला टोटली गलत हुआ। वो गलत इसलिए हुआ कि उनको 2 सीटें दी भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में, आपको भी ध्यान है, आपके दर्शकों को नहीं है। एक बात हम ये सुनते थे कि उस वक्त करनाल और फरीदाबाद दे रही थी बीजेपी अड़केली। उस समय करनाल और फरीदाबाद दोनों दे रहे थे, लेकिन लास्ट में ये समझौता हो गया था भाई करनाल और हिसार दे दो, करनाल और हिसार दे दी। फिर क्या हालात बने, कुलदीप बिश्नोई जी ने करनाल से तो डिक्लेयर कर दिया चंद्रमोहन को, अपने भाई को, और यहाँ से कर दिया खुद को। जब एक ही परिवार में दोनों सीटें होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाते उस चीज़ का विरोध किया। फिर उसी दबाव में आते उन्होंने करनाल की वापस लेके सिरसा से चुनाव लड़ाया। सुशील इंदौरा, डॉक्टर सुशील इंदौरा जो अब कांग्रेस में हैं, उनको जो है वहाँ से चुनाव लड़ा, पूर्व सांसद थे, वो हार गए। जितनी भी 2 सीटें ये हार गए, एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते और 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की आ गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हवा में थी, क्योंकि केंद्र में सरकार बन गई थी उनकी एक तरफा बहुत लार्जेस्ट बहुमत के बाद। राजीव गांधी के बाद पहला ऐसा मौका था देश में जब इतने बड़े बहुमत से एक दल की सरकार बनी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले 30 सीटें ऑफर की, फिर 20 की, और मैं तो ऐसा मानता हूँ राजनीतिक रूप से अगर उनको 10 और 15 भी देते ना तो भी उनको समझौता कर लेना चाहिए था, क्योंकि उस समय प्रदेश के सरकमस्टांसिस ऐसे बन गए थे। लेकिन वो उनका अड़ियलपन कह लीजिए या राजनीतिक अपरिपक्वता या महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं, उन चीज़ों के चलते वो नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने एक बार बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती से समझौता किया, फिर विनोद शर्मा की पार्टी से किया, फिर और अलग अलग घूमते रहे। लेकिन लबोलवाब ये है सारा कहने का कि राजनीतिक फैसला सही ना होने की वजह से लास्ट में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सिर्फ 2, एक खुद आदमपुर से और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई झांसी से सिर्फ 2 विधायक बने। वो जब 2 विधायक बने उसके बाद भी उनके पास एक मौका था कि वो या तो सरकार को समर्थन कर देते भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वहाँ भी मैं उनका राजनीतिक फैसला गलत मानता हूँ। फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। जब कांग्रेस में शामिल होना था तब हुए नहीं, जब कांग्रेस नहीं छोड़नी थी तब उन्होंने छोड़ दी। अब जब वो शामिल हो गए उसके बाद कांग्रेस ने उनको CWC, एक बहुत बड़ी कांग्रेस में जो है वर्किंग कमेटी, बहुत महत्वपूर्ण लोगों की कमेटी जो सारे राजनीतिक फैसले लेती है, उसका उनको मेंबर बना दिया। उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाओ और करो, लेकिन राजनीतिक जो सिनेरियो था, क्योंकि इसमें एक बात और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब राजनीति लगभग जात पात पर आधारित हो गई है। मुद्दों और विचारधारा अब कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आज किसी नेता का ये भरोसा नहीं, आज वो किसी पार्टी में, सुबह क्या बताओ किस पार्टी में जाएगा। तो विचारधाराओं की कोई राजनीति आज के दिन नहीं है। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने जो किया, उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष बनाते ही जो है उन्होंने दोबारा से कांग्रेस से बगावत कर दी और आज ये बिना चाहे हुए बाई इलेक्शन का आदमपुर की जनता को सामना करना पड़ा। इसकी बजाय मेरा एक सुझाव था उनको, राजनीतिक, अगर वो वास्तव में राजनीतिक आदमी होते, जिस तरह से
हम आपके पड़ोस में कह लीजिए, हमारे पड़ोस में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र है। राम कुमार गौतम जेजेपी के एमएलए है और वो जेजेपी की खिलाफत कर रहा है, मुख्यमंत्री के पक्ष में बोल रहा है। नरवाणा से एक विधायक है रामनिवास सुरजाखेड़ा, जेजेपी के एमएलए हैं, सरकार में चेयरमैन थे, लेकिन वो जेजेपी की खिलाफत करके और मुख्यमंत्री की बड़ाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने जेजेपी में रहते हुए इस्तीफा ना दे करके बहुत बढ़िया काम किया। अगर कुलदीप बिश्नोई भी इस्तीफा ना दे करके कांग्रेस में रहता, मतलब एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करता। बेमतलब का जो चुनाव आन पड़ा जनता पे, ये नहीं आन पड़ता। आदमपुर में उसके लगभग पास एक मंच था अपनी आवाज उठाने का। देखो, हरियाणा प्रदेश में हम अगर पिछले 4 सालों की बात करें तो ये चौथा बाई इलेक्शन है। पहला जो बाई इलेक्शन उपचुनाव कब होता है? उपचुनाव 2 चीज़ें हैं, या तो कोई किसी विधायक की कोई आकस्मिक मौत हो जाए, या कोई विधायक 2 हलकों से विधानसभा में पहुंच जाए, या कोई आदमी विधानसभा में भी हो और वो संसद में भी पहुंच जाए, या फिर कभी कोई आदमी इस्तीफा दे दे, जैसे कुलदीप बिश्नोई ने दे दिया। तो भाई साहब, सारी बात हम इतिहास में जाके हर एक फैसले पे हमने उनका आंकलन किया। अब लबो लुआब ये है कि